नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर सिंह। फिनलैंड एक ऐसा देश जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पिछले 7 सालों से नंबर 1 बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस देश के जो नागरिक हैं वे दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश हैं। आखिर इनकी खुशी की वजह क्या है, पैमाना क्या है, इन तमाम सवालों का जवाब हमने यहाँ जानने की कोशिश की और जो कुछ भी हम जान पाए उस आधार पर पेश है फिनलैंड से हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। दिल्ली से 8.5 घंटे की फ्लाइट के बाद जैसे ही हेलसिंकी एयरपोर्ट पहुंचा, यहां कुछ एक मुसाफिर ही नजर आए। कोई है ही नहीं यार, पूरा एयरपोर्ट खाली है। कहाँ गए सारे लोग? भीड़ ही नहीं है। एक वजह यह भी है कि इस देश की आबादी महज 56 लाख है। सैलानी तो आते हैं लेकिन बहुत भीड़ नहीं होती। खैर, मैंने अपना सामान लिया और हेलसिंकी सिटी सेंटर जाने वाली ट्रेन पर सवार हो गया। हेलसिंकी का मेट्रो स्टेशन भी काफ़ी गहराई में है और लगता है जैसे प्लेन, ट्रेन और फिर पैदल चलते हुए अपने गंतव्य पे पहुंच गया हूँ, स्कैंडिक हेलसिंकी हब। Your destination is on the right. दस देशों के 10 पत्रकारों को इस बात से रूबरू कराने के लिए आमंत्रित किया गया कि आखिर फिनलैंड की खुशी का राज क्या है। और न सिर्फ फिनलैंड बल्कि अत्यधिक खुश देशों की सूची में नॉर्डिक देश ऊपर क्यों हैं, ये तय मापदंडों पर आधारित है। हमें सबसे पहले एक स्लाइड शो के जरिए बताया गया कि न तो सिर्फ ठंडा मौसम, साफ आबोहवा या मोटी आमदनी खुशी की एकमात्र वजह है, बल्कि इसके पीछे बहुत से फैक्टर हैं। But I don't know, I guess like from a scientific point of view, there hasn't been like much research showing that to be the case. And another thing is that heavy metal. If you look at like how many heavy metal bands there are around the world. फिनलैंड 2018 से ही वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे ऊपर है। हालांकि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एक तुलनात्मक तस्वीर पेश करती है। सबसे अधिक खुश या अपेक्षाकृत कम खुश देशों की सूची तय करने के लिए किसी भी देश के आधारभूत ढांचों को देखा जाता है, जैसे कि इन देशों में स्वास्थ्य सुविधा कैसी है, गरीबी रोकने के लिए क्या किया गया है, श्रम की मांग और आपूर्ति किस तरह की है। जिन आधारों पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बनाई जाती है, किसी और देश को उन पर आपत्ति भी हो सकती है। ये भी कहा जा सकता है कि क्योंकि फिनलैंड जैसे देश की आबादी बहुत ही कम है, इसलिए सबको खुश रखना आसान है, जबकि बड़ी आबादी वाले देशों के लिए ऐसा करना संभव नहीं। लेकिन इस बहस से अलग हम इस रिपोर्ट में उन तथ्यों को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो फिनलैंड को सबसे ज्यादा खुश देश का तमगा देते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अमेरिकी मल्टीनेशनल एनालिटिक्स एंड एडवाइजरी कंपनी गैलप, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वेलबीइंग रिसर्च सेंटर
और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क मिलजुल कर जारी करता है। इसके लिए जीडीपी पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति आय से लेकर जीवन के फैसले लेने में आज़ादी और भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्ति जैसा पैमाना जो है वो शामिल है। वैसे फिनलैंड में इसे लेकर एक बहस भी चल रही है। बहस इस बात की कि क्या इस देश को मोस्ट हैप्पी कंट्री कहना सही है या फिर मोस्ट कंटेंट कंट्री कहना ज़्यादा सही होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा खुश या सबसे ज़्यादा संतुष्ट देश। कई जानकार खुशी और संतुष्टि के बीच महीन सा अंतर पाते हैं और इसके लिए वो अपनी वजह भी बताते हैं। मुझे लगता है कि वो देश जहां रोजगार, मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल और ऐसे कई लाभ दिए जाते हैं, उस देश के लोग खुश होते हैं। लोकतंत्र, संस्थानों को अहमियत, स्वतंत्र प्रेस, स्वतंत्र चुनाव, कम भ्रष्टाचार, ये सभी वो वजह हैं जो किसी देश के नागरिकों की संपन्नता को दर्शाती हैं और ऐसे देशों के नागरिक खुश रहते हैं। Low levels of corruption and so forth, those also seem to be the countries that have the highest levels of citizen happiness. लेकिन ऐसे कई फिनलैंडवासी हैं जिनकी राय है कि फिनलैंड को सबसे अधिक खुश देश की बजाय सबसे अधिक संतुष्टि वाला देश कहा जाना चाहिए। खुशी एक टर्मिनोलॉजी है। फिनिश और अंग्रेजी में इसका मतलब हमेशा एक नहीं होता। मैं कहना चाहूंगा कि संतुष्टि शब्द ज्यादा सटीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो कुछ भी है आप उसी में संतुष्ट रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि हम सबसे खुश लोग हैं। इसका मतलब है कि हम एक आनंदमयी जीवन जी रहे हैं। फिनलैंड में सरकारी तंत्र से लेकर सामाजिक व्यवस्था तक इस तरह की गई है कि हर किसी को भरपूर जीवन जीने का मौका मिले। हेलसिंकी में हमें उडी लाइब्रेरी का दौरा कराया गया। बाहर से ही देखने में ये एक भव्य भवन है। अंदरूनी तौर पर इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि इसके एक छोर पर अगर बच्चे शोरगुल करते हुए खेल रहे हों या कोई मुशायरे का प्रोग्राम चल रहा हो, तो वहीं दूसरी तरफ लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी के अंदर आवाज एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचती। दरअसल ये एक बहुउद्देशीय लाइब्रेरी है। यहाँ न सिर्फ पढ़ने के लिए हर तरह की किताबें मौजूद हैं, बल्कि यहाँ अपने पसंद के काम को अंजाम देने और सीखने के साधन भी उपलब्ध हैं। जैसे अगर किसी को म्यूजिक कंपोज करना है तो वो यहाँ के वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल कर सकता है। सिलाई कढ़ाई से लेकर 3D छपाई तक यहाँ इस तरह के अत्याधुनिक उपकरण मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल कर कोई भी अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकता है, अपने हॉबी को पूरा कर सकता है और इन सब बातों के लिए कोई फीस नहीं देनी होती। बस उत्पादन की सामग्री में जो कीमत लगे वही चुकानी होती है। मैं इस इमारत को खुशी का मंदिर कहूंगी क्योंकि ये इमारत आपको कई अनोखे मौके देती है और इसमें कई सवालों के जवाब छिपे होते हैं। तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि कोई भी शख्स यहाँ प्रशिक्षण लेकर अपना खुद कपड़े का व्यवसाय खोल सकता है या फिर इस तरह की चीजें सीखकर अपना जीवन चला सकता है? हाँ, अगर कोई शख्स युवा है, उसके पास कोई विचार है, तो मुझे लगता है कि ये पहली जगह है जहां आप मुफ्त में सभी गैजेट्स का इस्तेमाल कर अपनी क्रिएटिविटी को पूरा करने के कई तरीकों को आजमा सकते हैं। फिनलैंड की आबादी महज 56 लाख है, लेकिन फिर भी सवाल है कि सरकार सबका ख्याल कैसे रखती है। इसका एक बड़ा जरिया इनकम टैक्स है। हर कमाने वाले को अपनी कमाई के अनुपात में टैक्स देना होता है, जो कि हर देश में होता है, लेकिन फिनलैंड में उच्च आय वर्ग वालों को 50% तक टैक्स देना होता है। ये किसी को बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन टैक्स भरने के बाद आपको न तो अस्पताल में किसी इलाज का बिल भरना है और न ही बच्चे की शिक्षा के लिए कोई फीस देनी है। और ये सुविधा
सिर्फ टैक्स भरने वालों के लिए ही नहीं है, जो टैक्स भर पाने की हालत में नहीं है उनके लिए भी है। यानी जो टैक्स आप देते हैं उससे आपको सुविधाएं तो मिलती ही हैं, जो नहीं कमा पा रहे उनको और उनके बच्चों को भी आपके चुकाए टैक्स का फायदा मिलता है। कहने का मतलब ये कि पूरा देश एक दूसरे को मिलकर पालता है। ये नहीं कि आपकी नौकरी चली गई तो आपको खाने के लाले पड़ जाएंगे, बच्चों की परवरिश, उनकी शिक्षा में दिक्कत आएगी या आप अपने इलाज का खर्चा नहीं भर पाएंगे। High taxes here in Finland, so to some extent those tax revenues are used to support low income people. फिनलैंड में हाई टैक्सेस है और उन टैक्सेस के जरिए कम आय वाले लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है। इसके जरिए उन्हें रोजगार संबंधी लाभ और कई जरूरतें मुहैया कराई जाती हैं। बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं से लेकर बुनियादी ढांचे तक सब इसमें शामिल हैं। इस तरह से सड़कें, इमारतें, सभी तरह की सुविधाओं का सुख सभी नागरिकों को मिलता है। The health system is also used by the publicly tax funded health system, also often used by the high earners. And of course, there are all sorts of infrastructure that we have, the roads and the buildings and the relatively good government and things like that. They are of course also enjoyed by the high earners who are paying those taxes. 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% फिनलैंड वासी अपना टैक्स चुकाकर खुश हैं। 96% लोग टैक्स चुकाने को एक अहम जिम्मेदारी मानते हैं और 98% मानते हैं कि फिनलैंड को एक जन कल्याणकारी देश बनाए रखने के लिए टैक्स चुकाना बहुत ही अहम है। नौकरी जाने या काम न होने की सूरत में सरकार अपने नागरिकों को तयशुदा रकम देती है जब तक कि उसे अगली नौकरी न मिल जाए। नौकरी हो या न हो, फिनलैंड में स्वास्थ्य सेवा और घर की सुरक्षा सबके लिए सुनिश्चित है, चाहे वो श्रमिक हो, कामगार हो या फिर किसी भी स्तर और वर्ग का व्यक्ति। I showed you the map of housing prices. You can see that those areas which has lower prices are also segregated, and the socioeconomic segregation has not increased that much during the last decades, but the ethnic segregation has increased and the segregation has become more complex, and there's different dimensions and different things are interlinked together, and it's different to prevent and mitigate the direction we are going to. कहते हैं कि फिनलैंड में लोगों का लोगों पर भरोसा बहुत अधिक है और इस नतीजे तक पहुंचने के लिए एक अनोखा तरीका भी अपनाया गया। हेलसिंकी शहर के अलग अलग हिस्सों में 20 बटुओं को लावारिस छोड़ दिया गया। इनमें कुछ पैसे और बटुए के मालिक का पता रखा गया। हमें बताया गया कि 20 में से 19 बटुए मालिक के पते पर वापस पहुंच गए। यानी कि ये जो भरोसा है वो भी यहाँ के लोगों की खुशी का एक बहुत ही बड़ा आधार है। फिनलैंड में 85% लोग एक दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, जो यूरोप के लिहाज से सबसे अधिक है। फिनलैंड के 90% लोगों का पुलिस पर भी पूरा भरोसा है और सरकार पर भी। फिनलैंड में महिला पुरुष लैंगिक समानता पर बहुत ही अधिक जोर है। यहाँ के वर्कफोर्स में 49% भागीदारी महिलाओं की है। घरेलू काम सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी न हो, ये भी सुनिश्चित किया गया है। यहाँ महिलाएं घरेलू काम में औसतन जहाँ 3 घंटा 15 मिनट समय देती हैं, वहीं पुरुष 2 घंटा 38 मिनट का समय देते हैं। ये किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है, बल्कि अमीर से अमीर घरों में भी ऐसा होता है। फिनलैंड एक वर्क सेंट्रिक कल्चर्स में से एक है, जिससे काम करने वाली महिलाओं को भी सपोर्ट मिलता है। कई दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता और इसका अहम कारण है अलग टैक्सेशन। ये इंडिपेंडेंट टैक्सेशन मॉडल पर आधारित है। फिनलैंड के 80% पिता पेरेंटल लीव लेते हैं। फिनलैंड का एकमात्र ऐसा विकसित देश होने का दावा है जहां के पिता अपने स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ मां के मुकाबले अधिक समय बिताते हैं। फिनलैंड में प्राइमरी हेल्थ केयर से लेकर
बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज मुफ्त है। यहाँ माँ के गर्भ से ही बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी सरकार संभाल लेती है। हर इलाके में बने इस तरह के हेल्थ सेंटर से माँ और नवजात बच्चों की जो स्वास्थ्य सेवा शुरू होती है वो उनके बुजुर्ग होने तक सतत रूप से जारी रहती है। मुझे लगता है कि निशुल्क सहायता के लिए, लोगों की बात सुनने के लिए और उन्हें सलाह देने के लिए कोई है, और वो भी हर हफ्ते, और उन्हें पूरा सहयोग मिलता है, इसलिए यहाँ लोग खुश हैं। Well, yeah, I think that's basically it. Like we can support them and. फिनलैंड में औसत आयु 81 साल से अधिक है। सटीक स्वास्थ्य व्यवस्था का इसमें अपना योगदान है। और जहां तक औसत आमदनी का सवाल है तो फिनलैंड में औसत तनख्वाह 3,807 यूरो या 4,207 अमेरिकी डॉलर प्रति माह है। लेकिन आयु और प्रति व्यक्ति आय ही सब कुछ नहीं है। फिनलैंड की सामाजिक संरचना और प्रशासनिक व्यवस्था इस तरह की है जो हर नागरिक को जीवन जीने का पूरा मौका देती है। फिनलैंड के लोगों के जीवन में संतुष्टि के भाव के पीछे एक बड़ी वजह बताई जाती है वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि दफ्तर के काम और निजी जीवन के बीच का संतुलन। इस बारे में हमने यहाँ कई लोगों से बात की। आखिर काम और निजी जीवन के बीच ऐसा क्या तालमेल है कि किसी को दफ्तर के किसी बॉस से कोई शिकायत नहीं होती। और जो कुछ भी हमने जाना पेश है आपके सामने। ये तरुण शर्मा का परिवार है। तरुण शर्मा और उनकी पत्नी शालिनी शर्मा करीब 23 साल पहले भारत से फिनलैंड आए और यहीं बस गए। इनके 2 बच्चे हैं। फिनलैंड में काम और जीवन का संतुलन यानी कि वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा है कि बच्चों की परवरिश या किसी भी व्यक्तिगत व्यस्तता के बीच नौकरी कभी आड़े नहीं आती। यहाँ पे वो कल्चर में है। यहाँ पे हर कोई काम करता है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, कई बार एक करता है, कई बार दोनों करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ओपनली सोसाइटी को पता है कि अगर आपको 3 बजे जाना है अपने बच्चे को डे केयर से पिक करने, तो आपको कोई नहीं पूछेगा आप कहाँ जा रहे हो। वो आप जब आपको जाना है आप जाओ, क्योंकि वो एक ट्रस्ट बेस्ड सोसाइटी है। उनको पता है अगर आप जल्दी निकल गए ऑफिस से तो आप बाद में आके अपना काम खत्म करोगे। इसलिए यहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबली लोग काम करते हैं। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के देशों से फिनलैंड आकर यहीं का हो जाने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। केली केओदारा अमेरिका से फिनलैंड आई और यहीं रहने का फैसला किया। मेरे ख्याल से अमेरिका की जिंदगी थोड़ी व्यस्त है, वहाँ बहुत हलचल है, भागदौड़ है। लेकिन यहाँ फिनलैंड में स्थिति एकदम उलट है। यहाँ शांति है, संतुलन है, और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा अंतर है। रॉल बेरलांगा जब मेक्सिको से फिनलैंड आए तो इनके लिए ये बिल्कुल अलग दुनिया थी और अब यही इनकी पूरी दुनिया है। Me and my wife we met in Germany. We were both students. हमारी शादी जर्मनी में हुई थी। हम दोनों स्टूडेंट्स थे और फिर मेरी पत्नी कुछ सालों के लिए मैक्सिको चली गई। हम उन दिनों इस बारे में बात करते थे क्या किया जाए, मैक्सिको में रहा जाए या फिनलैंड में, और फिर हमने फिनलैंड को चुना। वही बेहतर विकल्प था। कैटालिया ग्रोमोवा 2014 में रूस से फिनलैंड पहुंची। इन्हें लगा कि बेटे की परवरिश और काम के मौके दोनों यहाँ बेहतरीन हैं। मेरी व्यस्तता थोड़ी कम है और मेरे पति सामान्य वर्किंग लाइफ की तरह ही काम करते हैं, लेकिन वो अपना काम सुबह जल्दी शुरू कर देते हैं और दोपहर 2 बजे तक अपने घर पर होते हैं, और इसके चलते हम अपने परिवार को समय दे पाते हैं। After that time, basically, we can dedicate all our resources to our family. दूसरे देशों से फिनलैंड आने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है, खास तौर पर तकनीकी के क्षेत्र में काम करने वालों की। इसके पीछे की एक वजह है कि फिनलैंड उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से खड़ा है। First of all, we have
very smooth residence permit or visa process for specialists. एक तो हमारे यहाँ सरल वीजा प्रक्रिया है। महज 2 हफ्तों में ही आपको फिनलैंड में बिजनेस परमिट मिल सकता है। हमारे पास इस तरह की कई फास्ट ट्रैक सेवाएं हैं। फिनलैंड में आप सभी कागजी कार्रवाई बहुत आसानी से निपटा सकते हैं, रहने के लिए जगह ढूंढ सकते हैं, साथ ही कई दूसरी जरूरतें भी हासिल कर सकते हैं। इस तरह फिनलैंड शहरों के साथ एक अच्छा कनेक्शन रखता है। They have international house services where all kind of services are put under the same roof. So फिनलैंड में भारतीयों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ कामकाज के लिए आने वालों के साथ साथ अच्छी खासी तादाद में छात्र भी पहुँच रहे हैं। पिछले कई सालों से भारत फिनलैंड के बीच आपसी सहयोग और समन्वय बढ़ रहा है। फिनलैंड में न सिर्फ स्कूली शिक्षा मुफ्त है, बल्कि उच्च शिक्षा में भी कोई फीस नहीं लगती, न फिनलैंड के नागरिकों के लिए और न ही बाहर से पढ़ने आने वाले छात्रों के लिए। हालांकि हाल में इसमें थोड़ी तब्दीली की गई है। बाहर से आने वालों में जिनके पास रेजिडेंट परमिट है, उनको तो शिक्षा पूरी तरह मुफ्त मिलती है, लेकिन जो सिर्फ स्टूडेंट वीजा पर आते हैं, उनको हर साल एक रकम भरनी पड़ती है। बेसिक एजुकेशन स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक सारे फ्री है, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली जो आउटसाइड यूरोपियन यूनियन आते हैं, उनके लिए फीस लगाई है। फीस लगाई है, यानी पहले नहीं थी, अब लगाई है? पहले नहीं है, 2017 से फीस। एक्चुअली मेरा नाम कल्पना झा है। मैं बिहार में, एक्चुअली मेरा ससुराल हुआ सीतामढ़ी और मम्मी का गांव हुआ दरभंगा और पापा का मुजफ्फरपुर। तो मैं मिथिलांचल एरिया से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पे एक मेडिको आईटी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। अच्छा, तो ये जो बिहार का गुट है, पूरा बिहार और झारखंड का गुट है? बिहार झारखंड परिषद फिनलैंड, ये हमारे एसोसिएशन का नाम है। ये एक कल्चरल एसोसिएशन है और हमारा विज़न है यहाँ पे फिनलैंड की धरती पे इंडिया और बेसिकली बिहार के कल्चर को यहाँ पे प्रमोट करना। अच्छा। सो दैट हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है अपने रूट से कनेक्टेड रह सके। ओके, तो अपने रूट से कनेक्टेड रहने के लिए यहाँ बिहार और झारखंड का एक जो ग्रुप है वो बनाया गया है और इसमें जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन 250 से 300 लोग हैं यहाँ। 300 लोग। राइट। तो आप कहाँ से हैं और आप क्या काम करते हैं? मैं मधुबनी से हूँ, मिथिलांचल, सेम जहाँ कल्पना जी की उसी एरिया से। और मैं टीसीएस मधुबनी से तो मैं भी हूँ। और मैं टीसीएस में काम करता हूँ एज ए चीफ डेटा आर्किटेक्ट, जो मैं पूरा नॉर्थ वेस्ट यूनिट का डेटा आर्किटेक्ट लैंडस्केप को मैं देखता हूँ। कितने साल पहले आए? मैं यहाँ रिसेंटली 1 साल पहले, इससे पहले मैं बेल्जियम में था। अच्छा। अभी जस्ट मैं 1 साल पहले यहाँ पे। कल्पना जी, आप कितने साल पहले आई थी? मैं यहाँ पे 19 साल पहले आई थी अपने फैमिली के साथ। अच्छा, मतलब 1 साल से लेके 19 साल तक के लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ आ गए। और आपका नाम और कहाँ से आए? मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। अच्छा, मुजफ्फरपुर से। तो यहाँ कितने साल पहले आए? लगभग 16 साल होने जा रहा है। 16 साल? हाँ जी, 16 साल। तो आपने यहाँ का वोटिंग कार्ड बनवा लिया 16 साल? नहीं, सिटीजनशिप नहीं ली है। अच्छा। अभी मैं इंडियन सिटीजन हूँ। अच्छा। हाँ। और यहाँ वर्क परमिट? मैं मैं यहाँ पे एक कंपनी है क्वांटल फिनिश कंपनी, वहाँ पे एज ए प्रोडक्ट ओनर, प्रोडक्ट मैनेजर काम करता हूँ। अच्छा। हाँ। तो आप लोगों को भाषाई कोई समस्या आती है कभी, या आप लोगों ने यहाँ की भाषा भी सीख ली है? थोड़ा बहुत आता है, लेकिन जनरली फिनलैंड, स्पेशली जो हेलसिंकी एरिया में भाषा का ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती है। थोड़ा बहुत चीज़ इनिशियली जब हम लोग आए थे तो दुकान में जाते थे तो दिक्कत होती थी, लेकिन जनरली फिनिश इंग्लिश से काम चल जाता है। अच्छा। लोग जो है आपस में तो मैथिली और भोजपुरी से भी काम चल जाता है। आपस में तो वही बात करते हैं, कैसे बात करते हैं आपस में? जैसे बिहार में करते हैं, झारखंड में करते हैं, वैसे बिहार में झारखंड बस ऐसे नाम बोलचाल में हम लोग लेकर चले आते हैं। भाषा क्या मैथिली है, भोजपुरी है? मैथिली। फिनलैंड में भारतीय राजदूत के तौर पर 4 साल काम कर चुके रवीश कुमार बताते हैं कि कैसे फिनलैंड ने भारतीयों के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं और यहाँ भारतीयों के लिए किस तरह की संभावनाएं हैं। फिनलैंड में भारतीय समुदाय को एक बड़ा फुटहोल्ड देने के लिए कई तरह की पहल भी की गई है। यहाँ पर हमने देखा कि प्रोफेशनल्स हैं, जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं वो आते हैं, कुछ इंडियन कंपनीज में काम कर रहे हैं, कुछ फिनिश कंपनीज में, कुछ मल्टीनेशनल्स में, लेकिन ये इनकी एक कोई प्लेटफॉर्म नहीं थी जिस पे हम साथ में इनके साथ एंगेज कर सकें। जी। तो उसके बाद हमने एक सेटअप किया इंडिया बिजनेस प्रोफेशनल्स फोरम। ओके। और इसमें अभी कम से कम 500 लोग जुड़ चुके हैं।
अच्छा, भारतीय समुदाय के जो फिनिश हैं, इंडियन ओरिजिन के जो इंडियन कंपनीज में काम करते हैं। और इसमें क्या है कि हर दूसरे महीने हम एक इंटरैक्टिव मीटिंग करते हैं किसी फिनिश डिग्निटरी के साथ किसी टॉपिक पे। जैसे हम किसी मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी से हम मिले, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट से मिले, गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ फिनलैंड से मिले। तो जो यहाँ की जो हैसियत है ना, यहाँ की जो हस्तियाँ हैं, हैसियत नहीं हस्तियाँ, उनके लिए भी ये पहला मौका होता है इस टॉप लेवल इंडियन प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर से मिलने का। फिनलैंड को कंट्री ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। फिनलैंड की खूबसूरती और आबो हवा यहाँ आने वाले किसी को भी खुश कर देती है। हालांकि ठंड के मौसम में भारी बर्फबारी लोगों के लिए चुनौतियों का सबब भी लेकर आती है, लेकिन यहाँ के बाशिंदे इसके आदी हैं। गर्मी की खुली धूप में तापमान 20 डिग्री के पार जाता है तो यहाँ के लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं। हालांकि मौसम कोई सा भी हो, सौना बाथ इनका सबसे प्यारा नशा है और तकरीबन हर घर में इसका बंदोबस्त है। फिनलैंड का नूक्स नेशनल पार्क। गर्मी के दिनों में फिनलैंड वासी ऐसे ही जंगलों का रुख करते हैं। She told me that this is a really textbook version of what is an ancient seashore. So you see a lot of out of place rocks, which are kind of big. Every single one of them is round. There are no sharp edges. So that's where you can derive from that they have been. फिनलैंड के कुल क्षेत्रफल का 74% हिस्सा जंगल है। आप किसी भी शहर में हो, जंगल आपसे 10 मिनट पैदल चलने की दूरी पर है। 80% लोग अपने जीवन में आनंद, शांति, सुरक्षा और ऊर्जा के लिए जंगल को अहम मानते हैं। And there's 3 same named lakes in this county, this municipality alone. ये फिनलैंड का नूक्स नेशनल पार्क है और यहाँ 10,000 साल पहले, हमारे गाइड ने ये बताया है कि 10,000 साल पहले यहाँ पे समुद्र हुआ करता था और यहाँ एक बड़ी झील है और इस झील में पहले ये जो रूट है वो जहाज़ का रूट हुआ करता था और यहाँ पे समुद्र का किनारा हुआ करता था। तो खैर ये तो इतिहास की बात है, लेकिन जो वर्तमान की बात है वो ये कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में या कहें कि लाखों की तादाद में सैलानी रोज़ यहाँ आते हैं, ख़ासतौर पे गर्मियों में, क्योंकि ठंड के मौसम में यहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं है क्योंकि बर्फ़ से ये पूरा इलाका जो है ढका होता है। तो जब गर्मी होती है और इस तरह से जो खिली धूप होती है तो इस वक्त यहाँ पे लाखों की तादाद में दुनिया भर से जो सैलानी हैं वो आते हैं और यहाँ आकर वो ये जानते हैं कि आखिरकार फिनलैंड जो है, जहाँ पे कि बहुत तरह के जंगल हैं, बहुत सारे जंगल हैं और बहुत सारी झीलें हैं और झील जैसा कि बताया गया कि जो 500 स्क्वायर किलोमीटर से कम की झील है उसकी गिनती यहाँ नहीं होती। तो ये झीलों का एक देश है और जंगलों का देश है और जंगलों के बीच यहाँ पे जो लोगों की ज़िंदगी है वो बसर होती है और जो 7 सालों से देश सबसे खुशनुमा देश है, जो जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, 7 सालों से वो हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर है। तो इसमें बड़ी जो एक भागीदारी है वो जंगलों की भी है, झीलों की भी है और प्रकृति के बीच में जो लोग यहाँ रहते हैं उसका भी असर उनके जीवन पर पड़ता है और इसलिए भी वो यहाँ खुश नज़र आते हैं, संतुष्ट नज़र आते हैं। यहाँ के 2/3 जंगल आम परिवारों की मिल्कियत हैं, लेकिन जंगल किसी का भी हो, वहाँ हर किसी को जाने, कैंप लगाकर ठहरने, मशरूम और बेरी तोड़ने का हक है। प्रकृति के बीच रहते हुए फिनलैंड वासी पर्यावरण को लेकर बहुत ही सचेत हैं। फिनलैंड ने 2035 तक 0 कार्बन का लक्ष्य रखा है, जिसे बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य माना जा रहा है। Thank you for the good question, and I think that Finland's target is really to do our share. हमें लगता है कि हमने जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है वह पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। इसे पूरा कर हम दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए हमारी कंपनी और हमारे उद्योग भी पूरी तरह से समर्पित होकर काम कर रहे हैं। बाजार की मांग भी ऐसे ही तकनीक की है जो 0 कार्बन की तरफ जाने में सहायक हो। Also
expecting them to produce and provide technologies, solutions and end products which are carbon neutral. फिनलैंड में सर्दी कड़ाके की पड़ती है, भारी बर्फबारी होती है, कई महीनों तक सूरज का दर्शन मुश्किल हो जाता है। हालांकि जीवन तब भी ठहरता नहीं है। इसके उलट गर्मी के दिनों में आधी रात तक आसमान में उजाला रहता है। जकूजी में गर्म पानी में नहाने के बाद और सोना में गर्म भाप लेने के बाद आपके पास ये जो ठंडे पानी का झील है वो है, और ये सब आप कर सकते हैं फिनलैंड में, जहाँ टेम्परे शहर के पास जो समंदर का किनारा है, जो झील है यहाँ पे, उसमें ये आप अपने परिवार के साथ कर सकते हैं, दोस्तों के साथ कर सकते हैं, अकेले कर सकते हैं। फिनलैंड की बात हो और टॉर्नाबाद की बात न हो, ये हो नहीं सकता। हम एक ऐसे द्वीप पर पहुंचे जहां परंपरागत तरीके से टॉर्नाबाद के लिए जड़ी बूटियों को जमा किया जाता है। अलग अलग फूल पत्तियों को सलीके से तोड़ा जाता है, फिर उससे छोटी छोटी गठरी बनाई जाती है, जिससे टॉर्नाबाद के समय शरीर पर मसाज किया जाता है। इससे शरीर को नई ताजगी और ऊर्जा मिलती है। Okay, it's because it's prevent the inflammation and it's also drains out the fluids. So today is all about cleansing. सौना बाथ के प्रति लोगों की दीवानगी यहाँ इस तरह की है कि हर जगह इसकी व्यवस्था है। 56 लाख की आबादी वाले फिनलैंड में कहा जाता है कि 35 लाख सौना बाथ है। चाहे कड़ाके की सर्द हो या फिर गर्मी की खिली धूप, सौना बाथ हर किसी को करना होता है, और ये घरों में ही नहीं, बोट पर भी इसकी व्यवस्था होती है। फिनलैंड आने वाले सैलानियों के लिए ये एक बड़ा आकर्षण है। फिनलैंड की ठंडी आबो हवा को छोड़कर जब दिल्ली लौटने का समय नज़दीक आया तो मेरे पसीने छूटने लगे। कहाँ 18-20 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर और कहाँ 47-48 डिग्री की गर्मी। लेकिन सर्दी हो या गर्मी, अपना देश तो अपना ही होता है। खैर, फिनलैंड से हमारी ये ख़ास रिपोर्ट आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। उमाशंकर सिंह को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए NDTV इंडिया। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया।